नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण के लिए वोटों की आहुति दी जा रही है और लगातार 12 राज्यों की 93 सीटों पर चुनाव जारी है। वोट की चोट कर रही है जनता जनार्दन। उत्तर प्रदेश की बात करें, 10 बेहद अहम सीटें और 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है। 11 बजे तक मतदान के जो प्रतिशत के आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं सुकून देने वाले हैं, न सिर्फ जिला प्रशासन को बल्कि दोनों दलों के गठबंधन दलों को, क्योंकि 26% से ज्यादा मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुका है। हालांकि इधर धूप थोड़ी सी बढ़ गई है, हो सकता है कुछ रफ्तार धीमी हो, लेकिन जिस तरह से दोनों ही गठबंधन के दलों ने मेहनत की, जब 2 चरणों के मतदान प्रतिशत बेहद कम रहे, उसके बाद ये जो मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए सुकून की बात हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में आज सैफई परिवार के 3 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में। अक्षय यादव, आदित्य यादव, शिवपाल यादव के बेटे बदायूं से चुनावी मैदान में है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव मैदान में है, और मैनपुरी सबसे हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट, चर्चित सीट मैनपुरी में डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। और योगी सरकार के भी कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच सियासी समीकरण जो अब तक बने हैं, अब तक रहे हैं, दोनों तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। लगातार एबीसी न्यूज अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। 10 महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव के दौरान क्या कुछ हो रहा है। कई जिलों से झड़प की भी खबर सामने आई, कई जगह ईवीएम भी खराब हुई है, कई जगह लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। जिला प्रशासन के लोग वहां उनको समझाने भी पहुंचे हैं और लगातार वोट की चोट जारी है। मतदान प्रक्रिया बूथों पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस से मोहित दीक्षित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश द्विवेदी जी, मतदान का जो प्रतिशत है 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून देने वाले हैं पिछले 2 चरणों की अपेक्षा। किधर जा रहा है मतदाता? मतदान तो ठीक हो रहा है। अब ये देखने की बात है, क्योंकि पिछली बार 2019 में सबसे कम मतदान मैनपुरी में हुआ था 57%, और सबसे ज्यादा संभल में हुआ था करीब 64%। तो ऑन एन एवरेज जिन 10 सीटों पे चुनाव आज हो रहा है उसमें 57 से और 64 के बीच में ही ये रेशियो रहा है। तो अब ये देखना है कि शाम तक कितना वोट पड़ेगा। मुझे लगता है वही पिछली बार का ही ट्रेंड समझ में आ रहा है। कहीं थोड़ा बहुत 1-2% गिरेगा तो अलग बात है। ये मुलायम परिवार की या कह लीजिए आप अखिलेश परिवार की, ये मतलब 10 सीटें प्रतिष्ठा का विषय है। 10 सीटों पर उन्हीं का दबदबा पिछले चुनावों में भी चलता रहा है। कुछ सीटें भाजपा जरूर जीती है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर मुलायम परिवार का ही दबदबा रहा। यादव बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि इस बार सपा की, ये कांग्रेस का नहीं लेकिन सपा का की प्रतिष्ठा इसमें देखी जाएगी कि कितनी उनकी बची है और कितना वो गेन कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा उन्होंने गेन नहीं किया था, लेकिन अब इस बार कितनी ज्यादा गेन करेंगे। दावा तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 40 से 50 सीटें जीत रहे हैं। तो ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है उसमें मुझे लगता है थोड़ा उत्साहित तो जरूर है अखिलेश यादव और उनका परिवार। मुझे लगता है कि कुछ एज मिल रही है। एक तो मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड हो रहा है इंडी अलायंस की तरफ, ये है। अब हिंदू कितना इसमें कंसोलिडेटेड हो रहा है, उसमें भाजपा कितनी सेंध मारी या कह लीजिए भाजपा कितना जीत पाएगी या कितना सफल हो पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर इंडी अलायंस को सुकून करने वाली चीजें दिख रही हैं अभी फिलहाल। राजेश जी, लेकिन 10 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, 10 सीटें आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सपा का गढ़ रही हैं पुराने समय में। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें तो सिर्फ 2 सीटों पर ही सपा जीत पाई थी, संभल और मैनपुरी। 8 सीटें, जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहा, 8 सीटें बीजेपी के खाते में जरूर गई थी। जीत का अंतर जरूर आसपास रहा था। 19 की बात करें, मैनपुरी की बात करें, मुलायम सिंह यादव और प्रेम सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा था। शाक्य समाज की संख्या कहा जाता है कि मैनपुरी और आसपास इलाकों में या उस लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, जो जीत का अंतर था मुलायम सिंह यादव का, वो 94,000 के आसपास था। जो मैनपुरी सीट से, या मुलायम सिंह यादव राजनीति के इतनी बड़ी हस्ती थे, वो कहीं से भी उत्तर प्रदेश में खड़े हो जाते थे तो उनकी जो जीत का अंतर जाता था वो
लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास जाता था। 94,000 के अंतर से जीते थे 19 में। इस बार जयवीर सिंह है, शाक्य समाज से नहीं है, लेकिन योगी सरकार में मंत्री हैं और पिछला चुनाव भी जीत करके आए थे विधानसभा का। तो क्या इस बार मैनपुरी में, चूंकि इस बार कहा भी जा रहा है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमारे संवाददाता लगातार वहाँ पर मौजूद है, लोगों से बातचीत जब की थी उन्होंने कहा था कि नेताजी के समय कुछ और बात थी, वो बात कुछ और थी। इस बार रणनीति जो है अलग है और मुकाबला टाइट दिखाई पड़ रहा है। तो क्या जयवीर सिंह, डिंपल यादव, इनके बीच भी क्या बेहद करीबी मुकाबला और जीत का अंतर अगर जाएगा तो 40-50 के आसपास, या फिर बड़े अंतर से जीत दर्ज करती कोई नजर आ रही है? नहीं उमेश जी, जयवीर वहां पर लोकल लीडर है वो, और उनका दबदबा भी है। और ये आप मान के चलिए कि मैनपुरी में डिंपल यादव और जयवीर के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। मुझे तो जो खुफिया की सूत्रों से पता चल रहा है, उसमें जीत हार का अंतर 20 से 25 हजार का ही होगा। जयवीर अगर बाद में कहीं कुछ ट्रेंड बदला तो जयवीर जीत भी सकते हैं। ये मिथक टूट सकता है कि नहीं, मुलायम का ही परिवार यहाँ जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैनपुरी में चौबे जो चतुर्वेदी लोग होते हैं, उनका गढ़ है, वो सब कंसोलिडेटेड हो रहा है भाजपा की तरफ, और ठाकुर हो ही रहा है। तो अगर इस तरह से देखा जाएगा तो चीजें बहुत अच्छी नहीं है सपा के लिए। सपा को कड़ा मुकाबला जयवीर दे रहे हैं। और आखिरी में अगर चतुर्वेदीज या कह लीजिए ब्राह्मण कंसोलिडेटेड हो गया एक तरफ, लोकल लीडर की या लोकल मुलायम सिंह के परिवार की अगर उसने थोड़ी मान्यता न मानी, तो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगी डिंपल के लिए। ठीक है मोहित दीक्षित जी, एक गठबंधन की अगर बात करें, क्योंकि आप गठबंधन में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो एक सेफ सीट कही जाती थी मैनपुरी। इस बार मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्या सही मैसेज नहीं दे पाए हैं वहां पर? और कांग्रेस, चूंकि जो आप देखिए ना किस तरह से रायबरेली में जब राहुल गांधी नामांकन कराने जाते हैं, कांग्रेस के सपा के झंडे रहते हैं, सपा की फोटो, अखिलेश यादव फोटो पर नजर आते हैं। मैनपुरी में जब अखिलेश यादव रैली करते हैं तो ना कांग्रेस का झंडा रहता है उनके बैनर में और ना ही राहुल गांधी की फोटो रहती है। तो क्या गठबंधन भी वहां पर कुछ इस तरह का चल रहा है? चलिए, यहाँ आकलन आप ही करिए कि कहाँ कौन झंडा रहता है, कौन नहीं रहता। आज बात अगर हम करेंगे तो ये वो चरण है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लें जहाँ भारतीय जनता पार्टी 2019 में बहुत बम्पर तरीके से, तो आज सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देशव्यापी रूप से होने जा रहा है, तो इस चरण में ही होने जा रहा है। क्योंकि तो इस चरण में जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो खोने जा रही है। आप इन चरणों की बात करेंगे, आप मैनपुरी अभी उपचुनाव में देखा क्या परिणाम रहे, किस तरीके से समर्थन मिला नेताजी के परिवार को, नेताजी की मृत्यु के बाद, उसके बाद जन समर्थन में। जयवीर सिंह की बात, जयवीर सिंह मुझे तो नहीं लगता कहीं भी लोकल है, वो आगरा के रहने वाले हैं, आगरा में ही ज्यादातर राजनीति करी हुई है। उसके बाद अगर उनको लोकल बनाकर प्रस्तुत किया जाए, एक जात के आधार पर उनको कौन मत देगा, कौन मत नहीं देगा, ये तय किया जाए, तो आज चाहे जाति की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, सब कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो गए। नरेंद्र मोदी जी की जो 10 साल की चुनिया रही है, हर व्यक्ति परेशान रहा है, उसका भुगतान करने का समय नरेंद्र मोदी जी का आ गया है। आज चाहे जितने बड़े तरीके से नरेंद्र मोदी जी प्रोपोगंडा करे, आज चुनाव के समय पर नहीं ये चुनाव अयोध्या में, लेकिन उसके बाद भी अयोध्या में जाकर के रोड शो करे, तो कहीं ना कहीं उनकी घबराहट ही समझ आती है कि जो अंतिम समय पर उनको राम नाम याद आ रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की राम नाम तक आने वाली है इस चरण के बाद से, क्योंकि वो इतनी चीज खोने जा रहे हैं। जो 2019 में उनको प्रचंड बहुमत दिलाई थी, आज जो सीटें हैं लगभग 90% से अधिक भारतीय जनता पार्टी की रही सीटों में, चाहे कर्नाटका से लेकर के उत्तर प्रदेश की बात करें, मोहित जी, मोहित जी, चुनाव तो अमेठी और रायबरेली में भी नहीं है। प्रियंका गांधी ने 200 खास लोगों के साथ जाकर के डेरा डाल दिया है। तो प्रचार तो होगा, अगर प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो अमेठी और रायबरेली जो आपकी साख का विषय है, जो आपकी प्रतिष्ठा का विषय है, पूरी ताकत झोंक दी है, बड़े से बड़े नेता वहां पर उतारे जा रहे हैं। प्रतिष्ठा का विषय भी है और अमेठी और रायबरेली हम जीतने भी जा रहे हैं। उसके लिए अगर प्रियंका गांधी डेरा डाल रहे हैं, अगर डेरा ना डाले तो आप बोलेंगे कि डर गए। अरे आप कम से कम नरेंद्र मोदी की भाषा ना बोले ना। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश की भाषा बोल रहा हूँ, मैं देश की जनता की भाषा बोल रहा हूँ। और बार बार प्लीज आप लोग ये आरोप लगाना बंद करिए, क्योंकि जवाब दिया करिए ना सवालों का। आप बार बार कहने लगते हैं आप नरेंद्र मोदी की भाषा, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं। सर
हम देश के प्रवक्ता हैं, हम जनता के प्रवक्ता हैं और उनकी ओर से जो जायज सवाल होगा डंके की चोट पर उठाएंगे। मोहित जी बात बता लीजिएगा, अपनी अपनी प्रामाणिकता बता लीजिए, मेरी बात तो आ जाने दीजिए। प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जमीनी हकीकत ये है, देश के लगभग हर कोने से के तरीके अमेठी और रायबरेली के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुशासन की नीतियों को फाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, चाहे अमेठी से राहुल गांधी से लड़े, चाहे रायबरेली से लड़े, चाहे देश के किसी कोने से लड़े, आज स्थितियां यह है कि जनता ही भारतीय जनता पार्टी को फाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सर यही तो आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये तो आपके अमेठी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब इतना विश्वास था तो अमेठी लड़नी चाहिए, हम जिता करके भेजते, हम पर भरोसा नहीं था क्या? वो बैठे हैं धरने पर, बैठे हैं, रो रहे हैं। सर देखिए वीडियो, कल का भी है और आज का भी सुबह, वो रो रहे हैं कि क्या हम पर भरोसा नहीं था क्या राहुल गांधी जी को? अरे हम जिता करके भेजते, आप आते तो। वो खुद कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है कि सबसे मजबूत जो अमेठी के जमीनी आदमी है के.एल. शर्मा जी, उनको ही दिया गया है टिकट। ठीक है मोहित दीक्षित जी, ये आपकी रणनीति, कांग्रेस की रणनीति हो सकती है, लेकिन ये भी सच है राजेश जी, ये भी सच है कि हर चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, कई बार संदेश देने के लिए भी चुनाव लड़े जाते हैं। और अमेठी से अगर राहुल गांधी लड़ते, भले हारते, लेकिन एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश में जाता। आज सियासी हालात ये है और बीजेपी इसीलिए हमलावर है कि राहुल गांधी डरकर भागे, ये आरोप लग रही है। आप बताइए, चौधरी चरण सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, वो जानते थे नेहरू के खिलाफ वो चुनाव हार जाएंगे, 4 चुनाव लड़े और 4 हारे, लेकिन एक संदेश गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े, 2 चुनाव लड़े, 2 हारे, वो जानते थे नहीं जीतेंगे। काशीराम जी चुनाव लड़े, वो जानते थे कि शुरुआत में नहीं जीतेंगे लेकिन हारे, और लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? बसपा जैसी पार्टी निकली और उसने प्रदेश में सरकार बनाई। तो कई चुनाव संदेश देने के लिए भी तो लड़ सकते हैं और एक बड़ा मैसेज जाता यहां से। अब ये कांग्रेस रणनीति जरूर कह रही है, लेकिन क्या इसका मैसेज यूपी में नहीं जाएगा राजेश जी? नहीं देखिए, राहुल जी कौन किसकी बात मान रहे हैं, क्या क्यों थिंक टैंक उनका कांग्रेस का किस तरह से काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता उन्हें अमेठी से रायबरेली नहीं जाना चाहिए था। मतलब ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है अपने को आधा पार्ट हार चुकी है। तो ये आप इस तरह की बातें आप मैसेज क्यों दे रहे हैं? मैसेज तो उन्होंने दे दिया है। अच्छा, आज जो 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है वहां कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल जो कमिटेड वोट है, जो प्रतिबद्ध वोट है, वो 8 से 10% है। वो अब मुझे लगता है उसमें बंटवारा हो रहा है, उसमें आधा पार्ट जो है वो भाजपा में जा रहा है, आधा पार्ट इंडिया अलायंस में जा रहा है। तो कांग्रेस तो अभी, कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के लोग बहुत सारी सुविधा चीज, अपनी लोकल सुविधा देखकर वोट कर रहे हैं। तो ये कह देना कि साहब टोटल कांग्रेस का जो कमिटेड वोट है वो पूरा इंडिया अलायंस को मिल जाएगा, इसमें संदेह है। और रही बात गांधी परिवार की, तो गांधी परिवार ने लूज बॉल डाल दी है, उसको उनको खेलना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है प्रियंका गांधी अगर दल बल के साथ रायबरेली में आ गई तो क्या उससे जीत जाएंगी क्या रायबरेली? ये अभी इस बात पर कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। वहां रायबरेली की जनता उन्हें चुनाव हरा भी सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मिथ तोड़ा भी जा सकता है। अनूप अवस्थी जी, क्या थोड़ा सा बड़बोलापन हो गया, जल्दबाजी कर गए 80 की 80 का नारा दे करके, जो सियासी हालात दिख रहे हैं और जो बूथों पर भीड़ नजर आ रही है, जल्दबाजी हो गई क्या? जल्दबाजी नहीं, आज भी कह रहा हूं, छाछ पियो लस्सी 80 में 80। और जो ये प्रचंड गर्मी है, इसमें छाछ और लस्सी का ही मौसम है, इसीलिए हम लोगों ने नारा भी दिया है कि छाछ पियो लस्सी 80 में 80। मैं ये कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, मोहित जी का बहुत देर से मैं सुन रहा था और बता रहे थे राम का नाम याद आ गया, राम का नाम याद आ गया, मोदी जी अयोध्या पहुंच गए। तो इनको पता होना चाहिए कि राम लोग लगातार जब से राम को ये इन्होंने काल्पनिक कहना शुरू किया है, हिंदुस्तान की जनता की आस्था राम के नाम पर बढ़ी है। और ये सनातन का अपमान करते रहे हैं लगातार, चाहे इनके स्टालिन हो, चाहे राहुल गांधी हो या इनके खड़गे जी हो। अरे भाई शांत रहेंगे? ठीक है, आ रहा हूँ, बोलिए बोलिए, उसके बाद मोहित जी आ रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। तो किस तरीके से सनातन का मोहित जी आपको मौका देंगे ना, आप ही के संगठन, आपके जो गठबंधन के लोग हैं वो ऐसे बयान ही दे देते हैं कि वो बोलना पड़ता है। अभी आपको सुनाता हूँ कि कल क्या कुछ कहा है मैनपुरी में, अखिलेश यादव के साथ रहते हैं गगन यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा राम को लेकर के, सुनाऊंगा अभी, फिर आप दीजिएगा जवाब, आपके पास वापस आऊंगा, पूरा मौका दूंगा, प्लीज अनूप जी। उमेश जी,
और आप अभी इनके जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, एक्चुअली ये सनातन धर्म के विरोध करने वालों का एक बहुत बड़ा गठबंधन है और ये देश के अंदर काम कर रहा है किस तरीके से हिंदुस्तान की सनातन परंपरा को खत्म किया जाए। ये जग जाहिर है, आप देख लीजिए, अगर इनके इतिहास को भी आप उठाकर देखें कांग्रेस के, तो आप देखिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को जो उन्होंने संविधान बनाया उसको संविधान में पलीता लगाने का काम कांग्रेस ने हाथ से नहीं किया। आपको याद होगा कि 1973 में पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया इन्होंने, पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर क्या इनसे पूछिए, क्या इनकी सरकारें रही, इन्होंने ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया क्या, इन्होंने हिंदू धर्म पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया क्या, इन्होंने पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया क्या? ये कुछ नहीं करेंगे। ये लगातार हिंदू सनातन देवी देवताओं का अपमान करना, और तो और अभी मैनपुरी में किस तरीके का महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर किस तरीके से हमला बोलने का काम समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है, जो इनके लगातार इंडी गठबंधन में शामिल है। और बड़ी बात कर रहे थे कि मैनपुरी में ये हो जाएगा। मैनपुरी में निश्चित तौर पर डिंपल यादव जी चुनाव हार रही है, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ। और अगर हार नहीं रही, किस तरीके का वहां पर उद्दंडता की गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। अभी आप ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे थे कि वहां के पूर्व जिलाध्यक्ष के ऊपर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला करने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे जब भी चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी के गुंडे बिल से बाहर निकल आते हैं, और ये बिल से बाहर निकल आते हैं और भारतीय जनता पार्टी और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना शुरू करते हैं। ये इनकी हताशा और निराशा बोल रही है। और आप देख लीजिएगा, डिंपल यादव जी मैनपुरी से चुनाव हार रही हैं, संभल से चुनाव ये हार रहे हैं, ये बौखलाए हुए हैं। इसीलिए ये संवैधानिक संस्थानों पर ठीक है अनूप अवस्थी जी, हमने जब पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी हमला कर रहे हैं। ठीक है अनूप अवस्थी जी, हमने जरूर दिखाई थी अभी मैनपुरी में ब्रेकिंग, जो पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ, लेकिन उससे पहले दूसरे चरण में हमने ये भी दिखाया था कि कहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था जब वो वोट डालने से रोक रहे थे या गड़बड़ी कर आरोप लग रहा था, वो भी दिखाया था। मोहित दीक्षित जी, निश्चित तौर पर उमेश जी एक मिनट, निश्चित तौर पर कानून के उल्लंघन करने वाले कोई भी लोग हो, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मोहित दीक्षित जी, गगन यादव का बयान सुनाते हैं पहले, और फिर थोड़ा सा मंथन करिए और विचार करके जवाब दीजिएगा कि आखिर जब आप ट्रैक पर आने की कोशिश करते हैं, पटरी पर आने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बयान कितना नुकसानदायक होते हैं। गगन यादव सुनाइए प्लीज। 7 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता दें। ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं है, क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे वो। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर। मोहित जी, कुछ सवाल नहीं करूंगा, आपने सुन लिया आपकी टिप्पणी। देखिए ये गगन यादव कौन है, पहले तो आप ये हम इसको सर अखिलेश यादव के साथ में रहते हैं, उनके साथ फोटो भी मैंने आपको दिखाया, और उनके जो रोड शो है उसके मुख्य कर्ता धरता थे। आज आप जितना भी राम रहीम हिंदू मुस्लिम, चाहे नरेंद्र मोदी से लेकर के अनूप अवस्थी से लेकर के कोई भी ये करने का प्रयास करें, आज युवा बेरोजगार जो 45 साल में थोड़ी बेरोजगारी झेल रहा है, वो अपनी नौकरी मांगने की कोशिश कर रहा है। कहाँ नौकरी दिख रही है उसको, कहाँ किसान को आत्महत्या से बचने के उपाय दिख रहे हैं कि उनकी आय दुगनी करने की बात लेकर के 10 साल से एक व्यक्ति केवल और केवल पूंजीपतियों को धन्ना सेठ बनाने के लगातार युक्तियां करता जा रहा है। आज महिलाओं के नाम पर प्रज्वल रवन्ना को देखा जा रहा है, जिसके साथ नरेंद्र मोदी मंच पे बैठकर उसकी पीठ दबाकर उसके हाथ को मजबूत करने के प्रयास करते हैं। ये दिख रहा है आज पता नहीं कौन गगन यादव लेकर के क्या बोलना चाह रहे हैं। आप उनके बोलने का अर्थ उन्हीं से समझ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये अच्छा अनूप अवस्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं राम राम बात करने की। देखिए आज हिंदू आस्था हो, मुस्लिम आस्था हो, इस्लामिक आस्था हो, सब आस्थावान लोग अपनी आस्थाओं पर अडिग रहते हैं, अपनी आस्था करते हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी से कोई सिंबल, कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मोहित दीक्षित जी, उसके बाद बताएंगे ये क्या आप कह रहे हैं कि क्या आप दिखा रहे हैं गगन यादव अखिलेश यादव के साथ में वहां पर उनका काम रोड शो का मुख्य कर्ता धरता था, और उनके साथ कई बार तस्वीरें, कई बार वो अपनी चुनावी रणनीति शेयर करते हुए उनके वीडियो है। आप फिर इसके बाद इससे पहले कहते हैं आप स्टालिन का क्या दिखा रहे हैं, आप प्रियंक खरगे का क्या दिखा रहे हैं, वो अलग चीज है। आप आज की बात करिए सर, सनातन की बुराई भी करेंगे और अगर दिखाएंगे तो फिर कहेंगे क्या दिखा रहे हैं। रामगोपाल वर्मा ने अभी कहा है, बिल्कुल अभी कहा है, मतदान करने गए थे, कहा है कि राम मंदिर बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सर
बोलिए। नहीं, अगर आप पूछेंगे कि युवा बेरोजगार 45 साल की झेल रहा है, किसान एमएसपी नहीं मिल पाई है, उसकी आय डबल नहीं हो पाई है, तो क्या ये राम मंदिर बनने से में हो जाता ना? अगर उस परिप्रेक्ष्य में कोई आंसर देना चाह रहा है तो आप दो क्वेश्चन को मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सर, आप युवाओं के सर हमने देखा फर्रुखाबाद से कितनी किसान की बात की गई थी मंच से, फर्रुखाबाद से कितनी युवा रोजगार की बात की गई थी, कितनी बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की गई थी फर्रुखाबाद के मंच से। सीधे तौर पर वोट जिहाद की बात कर रहे हैं आप। मोदी को हराना है इसलिए वोट जिहाद करिए, रोजगार लाना है इसलिए वोट जिहाद, अरे क्या कहते हैं ना सर कि वोट रोजगार लाना है, किसान को ठीक करना है इसलिए वोट जिहाद करिए, तो भी इतना हम सवाल नहीं करते। उमेश जी, जी राजेश जी, उमेश जी, मोहित जी तमाम सारी बातें कर रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव से पहले रांची में करोड़ों रुपए की बरामदगी, राहुल गांधी का ये कहना कि जो जेई की परीक्षाएं होती हैं, आईआईएम की परीक्षाएं होती हैं, उसमें दलित परीक्षक को पेपर सेट करने का मौका दिया जाए, तो ये जातिवाद जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है। तीसरी चीज ये है कि जो बात मोहित जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, आप ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव ने आज ही चुनाव के दौरान मतदान के दौरान ये कह दिया कि हम देश में मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे, तो क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं? उमेश जी, ये इंडी अलायंस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल सबब बनेगा, और मुझे लगता है कि जो सवर्ण जाति है या कह लीजिए ओबीसी में भी कुछ जातियां हैं, वो इसको लेकर तमाम चीजें मरमरिंग कर रही हैं और सुबह से ही वो एक्ट कर रही हैं, तो इन सब चीजों को समझा जाना चाहिए। झारखंड में आलमगीर मंत्री हैं, उनके कांग्रेस के ही मंत्री हैं, पीएस के नौकर के यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में रकम पकड़ी गई, किस लिए थी और क्यों नहीं कहा जाएगा, क्यों नहीं सवाल उठेंगे? उससे पहले भी सांसद के यहाँ सबसे बड़ा अब तक का जो रेट के दौरान सबसे बड़ा पैसा था वो पकड़ा गया था, क्यों सवाल नहीं उठेंगे? मोहित जी, क्यों नहीं उठेंगे उसका कारण बता दो। हर चुनाव से पहले ऐसे ही पैसे पकड़े जाते हैं। अरे सर, तो क्या अनूप अवस्थी ले जाकर के रखाए थे क्या? उसके बाद ईडी भेजी गई थी क्या? देंगे क्या? आप ही बोलेंगे? बोलिए। आप बताइए ना, वो आनंदपुरी वाला, वो जो सेंट बनाने वाला, कहाँ गए पैसे उसके? कहाँ गई बातें उसकी? अरे कितने उदाहरण दे दूं? आप बात करते हो केवल चुनाव के समय पे, उसके बाद क्या कर रहा है, कहाँ गया पैसा, कहाँ कैसे आया था, नहीं होती है। बैठ करके चैनलों में बड़े बड़े पैसा लेकर के बैठते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता। अगर करना है वहां पर आप पश्चिम बंगाल में पैसा पकड़ेंगे, बौखलाइए मत मोहित जी, बौखलाने वाली बात प्लीज। आप उसके बाद अगर आप तो फॉलो अप करिए। सर, आपके इंडी गठबंधन के लोग आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे? ये संविधान के खिलाफ कौन जा रहा है? कहा धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात संविधान में है? उमेश जी, कांग्रेस से परिप्रेक्ष्य में एक सवाल मेरा है। मोहित जी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के थिंक टैंक ने राहुल गांधी को यह बता दिया है कि जातिगत आधार पर आप अपनी बातें रखिए, सवर्ण और राजेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए जी। भाजपा का जो नैरेटिव बना हुआ है उस नैरेटिव को तोड़ा जा सके, तो क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जातिगत आधार पर इतनी जातीय चीजों पर बात करने लगे हैं राहुल गांधी, इन्हें किसने बता दिया है कि ये सब चीजें करने से कांग्रेस को फायदा हो? मोहित जी, पूरा समय आपको और पूरी बात अपनी रखिए। आप ये कैसे तय कर लेते हैं जब जाति जनगणना की बात होती है तो सवर्णों को इससे कोई नुकसान समझ में आने लगता है? आज अगर सवर्ण मैं मानता हूं सबसे ज्यादा नौकरी के लिए प्रयास अगर कोई जाति करती है वो सवर्ण होती है। सर, अगर मैं फिर बोलूंगा आप कहेंगे कि आप मुझे बोलने नहीं देते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आईआईटी का जो पेपर है वो दलित से सेट कराया जाए। सर, अगर मैं फिर बोलूंगा तो मोहित जी आप कहेंगे कि आप बोलने नहीं देते हैं। सवर्ण टीचर पेपर बनाते, कैसी बातें कर रहे हैं राहुल गांधी? मूर्ख हो गए क्या राहुल गांधी या उनके तमाम थिंक टैंक? मतलब कैसी, मतलब उच्च शिक्षा में इस तरह से हल्की बातें राहुल गांधी ने किया है कल कि मतलब आप सवर्ण से हटाकर दलित टीचर से जेई का एग्जाम तय कराइए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? पैनल बनता है, मतलब खिलवाड़ बना रखा है जातिगत आधार पर चीजों को बताते इतना बिगड़ गए हैं वो कि शिक्षा की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, उसकी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुलपति को लेकर के भी राहुल गांधी ने बयान दिया, कुलपति को लेकर के, वो भी आपको पता होगा, आप उससे भी किनारा करेंगे।
आप उच्च शिक्षा में मजाक बना के रखा है। ठीक है, आप कांग्रेस ने जवाब क्या? ले लेते हैं राजेश जी, जवाब ले लेते हैं जी। मोदी जी प्लीज कंप्लीट। आप कहीं ना कहीं ये नहीं मानते ना कि दलित ये परीक्षा पेपर सेट नहीं कर सकता। आप दलित की जो बौद्धिक स्तर है उसमें आकलन कमजोर करते हैं ना। कुलपतियों की संख्या में अगर दलितों का योगदान हो, दलितों की हिस्सेदारी हो, आप मानते हैं ना कि दलित वो नहीं कैपेबल है आज। यही तो मनुवादी लीजिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो पद है उच्चशील पद है, वहां पर केवल और केवल एक विशेष बुद्धि विशेष के लोग जो आरएसएस की मानसिकता को जानते हो, जो भारत के संविधान को ना मानते हो, तो वही लोग राज कर सकते हैं। उसी के खिलाफ ये मुहिम चलाया जा रहा। आप जितना आप परिपेक्ष में लाने की कोशिश करें कि ये राहुल गांधी इस तरीके से सवर्णों को अपडेट करने को कतई नहीं कर रहे, वो हिस्सेदारी दे रहे हैं। जो नहीं सर, एक सेकंड, ये कैसी हिस्सेदारी दे रहे हैं आप ये कैसी हिस्सेदारी दे रहे हैं? वो काबिल हो, वो काबिलियत रखता है, वो बनाए पेपर, वो दलित हो, वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो सवर्ण हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल दलित को बनाना चाहिए। यही आरक्षण खत्म करने का उद्देश्य आप लोगों का। सर ये केवल दलित क्यों बनाएगा? काबिलियत तय करने के लिए अम्बेडकर जी ने एक संविधान बना दिया था, उसके नियम बनाए गए थे। अगर मुसलमानों को आरक्षण देंगे क्या आप? कोई ऐसी बात मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा अरे तो लालू प्रसाद आपके सहयोगी ने कहा है आज ये बात, और घोषणा पत्र में आपने लिखा हुआ है। और नहीं, और उमेश जी सबसे बड़ी बात है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने पूर्ण आरक्षण देने की वकालत की है। मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण 16% आरक्षण दिया जाए। मोदी जी जवाब देखिए, जवाब देना पड़ेगा ना, या तो फिर अपने सहयोगी दलों को कहिए कि ऊटपटांग स्टेटमेंट ना दिया करें, और या फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव क्यों कह रहे हैं पूर्ण रूप से मुस्लिम को आरक्षण दे देंगे? तो मुझे बताने दीजिए ना। बताइए। नरेंद्र मोदी जी तो मुस्लिमों की 80 जातियों को ओबीसी में दर्जा देने के लिए बाकायदा वकालत करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं और करते भी है। जो खुद उन्होंने गुजरात सर वो तो कोशिश कर रहे हैं, आप तो कर्नाटक में देने के बाद आपने रिजर्वेशन दे दिया 85 जातियों को। वही बात, आप जब 80 जातियों को ओबीसी में शामिल कर रहे हैं, तो ओबीसी के आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी? सर जब हमारा गिरेबान मैला है तो हम कैसे सवाल उठा सकते हैं? ये बात आप तब कहते हैं जब आपने कर्नाटक में 85 जातियों को कन्वर्ट करके उन्हें रिजर्वेशन ना दिया होता, तब आप कहते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, आपका गिरेबान गंदा और दूसरे पे आरोप लगा रहे हो आप मुसलमानों को। सर लालू यादव पे बोलिए ना प्लीज बोलिए, लालू यादव पर बोलिए। स्पष्ट कहा है कि पूर्ण रूप से हम रिजर्वेशन देंगे, मुस्लिम आरक्षण देंगे, बोला है। बोलिए सर, जवाब देना पड़ेगा ना प्लीज। जाति जनगणना की बात मतदान के बाद दौरान कहा है। एक सेकंड सर, जवाब दे। जाति जनगणना की बात आएगी, जाति हकों की बात आएगी, तो जब ओबीसी की वो जातियां जो आज तक रिजर्वेशन की उस स्तर की नहीं पहुंच पाई हैं, उनको हक मिलेगा। इसमें चाहे मुस्लिम आए, चाहे हिंदू आए, चाहे हिंदू बैकवर्ड जातियां हैं, चाहे मुस्लिम बैकवर्ड जातियां हैं, चाहे मुस्लिम दलित जातियां हैं, वो तो आएगी ही ना। उनके आरक्षण, उनके हकों की बात होगी ही ना। तो अगर उनकी बात कोई रख रहा है, कोई कर रहा है, तो मोदी जी की तरह छुप के कर रहा है, चाहे अगर सामने रख करके परिप्रेक्ष्य में एक चर्चा करके बात हो रही है, तो उसको रखना पड़ेगा ना। अगर बैकवर्ड आप मुस्लिम को बता रहे हो, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि घुसपैठिया मुस्लिम है, जो मुस्लिमों को दे देंगे घुसपैठिया, फिर वहां से आप मुस्लिम उठा लेते हैं कि नहीं मुस्लिमों को कह रहे हैं। आज लालू प्रसाद अगर खुलकर कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती है, फिर आप कह रहे हैं कि चुनिंदा शब्द उठाइए कि जो दलित जातियां हैं उसमें कैटेगरी में नहीं है। आप मेरी बात समझिए, पूर्ण रूप से निषाद को मिलेगा, पूर्ण रूप से राजभर को मिलेगा, पूर्ण रूप से कोरी को मिलेगा, पूर्ण रूप से कश्यप को मिलेगा, पूर्ण रूप से, लेकिन ये मुसलमान नहीं है ना। हर उस जाति को पूर्ण रूप से मिलेगा। मोहित जी है, लेकिन मुसलमान नहीं है ना। के बाद हर उस जाति को आरक्षण उसके अनुपात के अनुसार मिलेगा। उसके हक जो अभी तक महरूम है, केवल कुछ विशेष जातियों के कारण वो लोकतंत्र सुधरेगा। आप जितना भी कोशिश करते हैं जुडिशरी को लेकर के, अभी एक वर्ग विशेष को लेकर के, आप आरएसएस के लोग, वो ब्राह्मण भी नहीं बोलूंगा मैं, वो आरएसएस की बौद्धिक स्तर वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 साल थोपे हैं। चाहे जुडिशरी रही हो, चाहे कुलपतियों के चयन में रहा हो, चाहे जितने बड़े उच्च पद रहे हो, पेपर सेट कराने में अगर दलित की बात हो रही है तो रहेगी दलित की बात। दलित हिस्सेदारी करेगा, आईआईटी का पेपर सेट करेगा। आईआईटी पेपर कोई मनवादी आदमी नहीं सेट करेगा बैठ करके आकर के। हाँ, बौद्धिक रूप से सबल है तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे बनिया हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे दलित जात का हो, सब मिलकर के सेट करेंगे आकर के। कोई बौद्धिक एक विशेष, तो सर यही तो कह रहे हैं कि समझाइए ना अपने नेताओं को कि ऐसी बात किया करें, सिर्फ ये ना किया करें कि नहीं सिर्फ जो है दलित करेंगे। सिर्फ दलित क्यों करेंगे?
ये मीडिया का परिप्रेक्ष्य है कि वो किस तरीके से बात को प्रस्तुत कर रहा है। कि आप प्रस्तुत करने लग जाते हैं ना जिस दिन कि क्या दलित ही उच्चर है, क्या सवर्ण उससे हटा दिया जाएगा। अरे सवर्ण क्यों हटाया जाएगा, दलित क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? सवर्ण हटाया ही क्यों जाएगा, सवर्ण भी साथ में रहेगा, दलित भी साथ में रहेगा। आप दलित को बता रहे हो काबिल नहीं है, ये कौन सा तर्क हो गया? आप बता रहे हो कि नहीं। मोहित जी, समस्या ये है कि आप इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे ना कि राहुल गांधी ने जब ये बात कही है कि सिर्फ दलित को ही अधिकार मिलना चाहिए, तो जब अगर वो ये कह रहे होते कि नहीं दलितों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और या फिर उनकी हिस्सेदारी उसमें ज्यादा होनी चाहिए, तो समझ में आता। फिर मैं आपसे सवाल नहीं करता ना मोहित जी। नहीं उमेश जी, इनके नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर दलित पेपर सेट करेगा जेई का तो सवर्ण उसमें हार फेल हो जाएंगे। उन्होंने सवर्णों को नीचा दिखाने की कोशिश की राहुल गांधी ने। उनकी जानते हैं नहीं, वो जेई में एक बार बैठे नहीं होंगे, वो सवर्णों को, अरे आज छपा है भाई मोहित जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप इसको रिटर्न में उन्होंने ये बात कही है। सर फिर जब आप आंकड़े दिखाते हैं अखबारों के और टीवी चैनलों के कि ये चल रहा है और वो चल रहा है, और आज अगर आपसे कहा जा रहा तो आप कह रहे हैं जो छपा है वो छपा है, को सबटाइज कर रहे हैं। चलिए अनूप जी जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर वापस लौटेंगे राजेश जी के पास, फिर मुझे ब्रेक लेना चाहिए जी। अब हमको जरा 3 मिनट का समय दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, जल्दी से। अभी मोहित जी बहुत जोरदारी से बोल रहे थे कि आरएसएस पे ये है और दलित और पिछड़ा और मुस्लिम, शायद इनको जानकारी नहीं है। आरएसएस के माध्यम से जो राष्ट्र की विचारधारा से लोग जुड़े हैं, जाकर पता कर ले। और ये आप भी पता कर लीजिए, टीवी चैनल पर बोल रहा हूँ, 68% SC ST हमारे यहाँ प्रचारक हैं जो देश की राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े हैं, अपना घर द्वार छोड़ के राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए और रात दिन राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। शायद इनको जानकारी नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि जनगणना की बात कर रहे थे, बाबा साहब की बात कर रहे थे, तो ये भी चैनल पर बैठ के बता दें कि बाबा साहब के संविधान को चैलेंज देने का काम किसने किया। मैं इससे पहले अभी बोल के भी आया हूं, बार बार वो बात रिपीट करनी पड़ रही है कि इस देश के अंदर संविधान को सीधे सीधे चुनौती देने का काम अगर किसी ने किया तो इनकी कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने किया। और उन्होंने चैलेंज नहीं किया, उन्होंने सीधा बिल्कुल संघर्ष का ऐलान किया कि हम इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएंगे। तो ये आज से नहीं है, ये मुस्लिम को आरक्षण देने की प्रक्रिया इस कांग्रेस पार्टी की फितरत है और कांग्रेस पार्टी कोई आज से काम नहीं कर रही है। आप देख लीजिए धारा 370 लगाकर किस तरीके से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। पूरे देश में भारत का संविधान लागू ना हो, जम्मू कश्मीर उससे अलग रहे, धारा 370 इन्होंने हटाने का काम कभी नहीं किया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं, ये वही कांग्रेस विचारधारा है जो हिंदू विरोधी लोग हैं। ये कहते थे कि धारा 370 अगर वहां पर हटाई गई, इनके इंडी गठबंधन के लोग, वहां खून की नदियां बह जाएंगी। इस तरीके की बात करके इतने घृणा है इनको सवर्णों से, इतनी घृणा है इनको हिंदुओं से, इतनी घृणा है इनको राम से, इतनी घृणा है इनको महापुरुषों से। शर्म आती है कि जब मोहित जैसे लोग चैनल पर बैठकर अपनी पार्टी का पक्ष इस तरीके से कुतर्क करके रखते हैं, तो मुझको सही पूछिए, अंतर से आत्मा कचोटती है कि नौजवान होके ये मेरा नौजवान किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके। एक बार प्रमोद कृष्णन पर भी जवाब ले लेते हैं, पहले मोहित जी से, उसके बाद राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रमोद कृष्णन ने जो कहा है कि वो एक बार बैठे हुए थे मीटिंग में, वहाँ पर राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो एक्ट को पलट करके राम मंदिर जो है उसको हटा करके वापस निर्माण किया जाएगा। प्रमोद कृष्णन का यह बयान है और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं खुले मंचों से कि ये असंभव है, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती है। मोहित जी क्या कह रहे हैं प्रमोद कृष्णन? सर आपके पुराने साथी रहे सर, 35 साल से कांग्रेस में रहे, पुराने साथी रहे, और वो तब की बात बता रहे हैं जब वो थे कांग्रेस में। पुराने साथी आज किस डंडे किस चाबुक के बल पर क्या क्या बोल रहे हैं उसकी चर्चा करना मेरे लिए बेईमानी है, क्योंकि वो देशव्यापी चीजें नहीं है, देश से हित के लिए कोई मुद्दे नहीं है। आज मुद्दा केवल और केवल वही है कि जब हम बात करेंगे अगर किसी समाज को उसके अधिकारों की रक्षा की, तो उससे दूसरे समाज के अधिकारों को कटाक्ष करके दिखाया जा रहा है। ये विरोधी विपक्ष का आकलन हो सकता है, क्योंकि आज बौखलाहट ही भारतीय जनता पार्टी की है। आज जाति जनगणना जब नरेंद्र मोदी के एक साथी है जेडीयू के, वो अपने राज्य में कराते हैं,
उसके बाद इस तरीके के आंकलन करना बैठ करके कि वो सवर्णों को नीचा दिखा रहे। नीतीश कुमार ने क्या किया बैठ करके? वहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ साथ आप खड़े हैं ना, जाति जनगणना करवाने वाले नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। और जाति जनगणना 2011 में जाति जनगणना आपने क्यों नहीं लागू करी? आपने कराई थी मोहित जी 2011 में। अभी आप जाति जनगणना आपने क्यों नहीं कराई और क्यों लागू नहीं किया देश के अंदर? बताया आपने करोड़ों अरबों रुपया फूका इस देश का और जाति जनगणना कराने का उसको रोक दिया। अब आप टीवी चैनल पर बैठकर आपके नेता क्या कह रहे हैं? जाति जनगणना, जाति जनगणना। जवाब सुन लीजिए अनूप जी, जवाब सुन लीजिए। आप नहीं बताया ना कि जाति जनगणना करोड़ों रुपए खर्च करके कराई, उसके बाद 10 साल कोई कुंडली मार के बैठ गया उसके ऊपर, उसने वो बातें करना बंद कर दी। उस व्यक्ति ने वो बातें बंद कर दी क्योंकि उसको केवल दो जाति के लोग। अरे आपने लागू नहीं किया मोहित जी, पूरी बात बताइए, गलत मत बोलिए। आपने 2011 में गूगल कर लीजिए और अपने नेताओं से पूछ लीजिए, फाइल बंद करके रख दी। बता रहा हूं ना, क्योंकि हमारे पास ना लोकसभा में इतना प्रचंड बहुमत नहीं था जितना आप लेकर के बैठे हो। इतना आप लेकर के बैठ के उसके बाद कुंडली मार ली, इतना प्रचंड बहुमत होता। सर, प्रचंड बहुमत मोहित जी, एक सेकंड, यही दलित पिछड़े लोगों ने दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक सेकंड रुकिए ना अनूप जी। आप ये जरूर कह सकते हैं आप संघ के लोगों की जो आपका क्या बोलते हैं उनको शब्दों में मैं बोलूंगा कि वो प्रचारकों की संख्या परसेंटेज बता रहे। आज तक आप एक व्यक्ति का नाम नहीं बता पाएंगे जिसको आपने संघ की सर्वोच्च कुर्सी दे दी और वो दलित हो। इतना बड़ा इतिहास 1925 से लेकर के संघ का आज तक का, आज 25वां साल होने जा रहा, एक दलित को भी आपने सबसे उच्च पद नहीं दिया संघ में। सर राजनीति बेहद अजीबोगरीब चीज होती है राजेश जी। देखिए कितनी चिंता हो रही है मोहित जी को दलितों की, कितनी चिंता हो रही है और इस बात की खुशी है कि होनी चाहिए। जो शोषित वंचित वर्ग है उसकी चिंता होनी चाहिए राजनीतिक दलों को, लेकिन कर्नाटक में उन्हीं दलितों का रिजर्वेशन काट करके जब वो दे देते हैं वहां पर चिंता कहां चली जाती है ये नहीं समझ में आता है। उसके बाद सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाती है, उसमें क्या क्या बिंदु रहते हैं, तब चिंता खत्म हो जाती है। उमेश जी पता नहीं, अब मेरी जानकारी में तो नहीं है, मतलब हो सकता है कांग्रेस में कोई एक नया कोई थिंक टैंक बन गया हो, क्योंकि पिछले 5 दिन से तो कांग्रेस के सारे नेता दलित 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 शब्द पर फोकस किए हुए हैं। राहुल गांधी को देख लीजिए, प्रियंका गांधी को देख लीजिए, केवल दलित पे बात की जा रही है, केवल स्ट्रेटेजी है। अब उसका इनका फायदा, अगर दलितों पर इतनी मेहरबानी होती तो क्या आपको लगता है 89 के बाद यूपी में दलित इनके साथ कभी भी नहीं गया? ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का, मतलब इतनी पुरानी पार्टी के साथ 89 से, अगर 89 में दलित इनसे हटा तो आज तक हटा हुआ है, आज तक इनके साथ कभी भी नहीं गया है। सर मंडल आयोग की उसकी वजह है ना राजेश जी, मंडल आयोग की फाइल को जिस तरह से दबा करके रखा गया इंदिरा सरकार में, राजीव गांधी सरकार में, उसके बाद 90 में उसको जरूर उठाया गया, लेकिन उसकी बाद सिफारिशें नहीं लागू हुई, फिर सच्चर कमेटी जरूर लाई गई। तो ऐसा नहीं है कि दलित समाज पढ़ा लिखा नहीं है, उन्होंने भी पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो रंगनाथन मिश्रा की एक्ट बनाया गया, रिपोर्ट बनाई गई, उसमें क्या इंक्लूड है सबको पता है। तो दलितों में भी कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन सा बिल्ड हो रहा है कि वो आखिर आज ही क्यों दलित की बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं। तो ये तो आप चुनाव की स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, इसका फायदा यूपी में इनको नहीं मिलेगा, ना इनको साउथ में मिलेगा। इस तरह से चीजें नहीं है, एक तरफ चीजें बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दूसरे लोग नाराज होते जा रहे हैं। तो आप सवर्णों को आपने भी मान लिया कि हम सवर्ण, हमको वोट नहीं करता है तो हम सवर्ण की कोई बात नहीं करेंगे, आप दलित बात कर रहे हैं। ये इसी हाल मुस्लिम तुष्टीकरण की कोई मुसलमान यहाँ के है नागरिक, आप 4 दिन से लगातार मुसलमानों को आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपके एनडी अलायंस में जितने सहयोगी पार्टी दल है वो भी मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो क्या आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम पर ही आ चुका है। अगर एक तरफ हो रहा है हिंदू तो फिर दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए उन्होंने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी वोट की बंदर बांट के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, इस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अपना हित नहीं। ओके, मैं मोहित जी आपके पास आऊंगा। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से 10 सेकंड में, उसके बाद वापस मोहित जी। अनूप जी प्लीज कंप्लीट करिए। उमेश जी अभी ये मैं एक शब्द बोल लूं, शायद इनको याद दिला दूं, इनको याद नहीं है कि इनसे पूछिए
कि ये बार बार दलित 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 कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती है किस तरीके का बाबा साहब अंबेडकर का सबसे पहले अपमान करने का काम किस पार्टी ने किया था जब लोकसभा में चुनाव हराने के लिए बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए थे। आज ये किस तरीके की बात करते हैं। इनको दलित समझ चुका है, इनके झूठे हथकंडों को समझ चुका है, इनके फरेब को समझ चुका है, इनके पंजे को जो खूनी पंजा है उसको दलित समझ चुका है। किस तरीके से खूनी पंजे ने दलितों के ऊपर वार किया था और दलितों को नीचा दिखाने का काम किया था। आज ये बहुत मैं जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, ये बहुत दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। एक अध्यक्ष बता दे इन्होंने पिछड़ा बनाया हो, और ये 4 सांसदों के नाम बता दे जो पिछड़े समाज से आते हो, और 4 दलित सांसदों के नाम बता दे जो पिछड़ों से आते हो। बता देंगे ये लगातार पिछड़ों दलितों का अपमान करने वाले लोग बता देंगे। और आज टीवी पर बैठकर जब इनको लग रहा है कि पूरे देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है तो हिंदुओं को जातिगत आधार पर बांटने का सर बता देंगे वो, मुझे पूरा भरोसा है, बता देंगे। मोहित जी प्लीज बता दीजिए। देखिए ये जो हिंदू, अरे यही हिंदू को ही तो आपने परेशान करा जब उसको उसके बच्चे को बेरोजगारी। चार दलित सांसदों के और 4 दलित नेताओं के नाम बता दीजिए, एक दलित अध्यक्ष का नाम प्लीज बता दीजिए। मुझे भरोसा है आप बता देंगे क्योंकि आप दलित चिंतक हैं और दलित हितैषी हैं। वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है, कांग्रेस का 140 साल का इतिहास है। हाँ। कौन कौन कब रहा है आप बाकायदा जान जाएंगे। हुम की बात करने लग जाए जी। ये इनको मुबारक हो, इनका आकलन इनको मुबारक हो। बिल्कुल, और क्या, इनका आकलन इनको ही मुबारक होना भी चाहिए। 4 दलित सांसद के नाम बता दीजिए। 10 साल से इन्होंने जो किया है केवल बांटा है जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पर। आज उसी का जो भुगतान करने सर करेंगे, जाति धर्म के आधार पर बांटेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो राजनीतिक दल बांटेगा वो करेगा, जो राजनीतिक दल बांटेगा वो करेगा। एक बार चैलेंज तो स्वीकार कर लीजिए ना मोहित जी। एक जाति का प्रत्याशी उतारते तो दूसरी जात का जो पुराना प्रत्याशी होता है वो उसके सर पे चढ़ जाता है, वो उसको हराने के लिए बड़ी बड़ी पंचायतें करने लग जाता है। आज वहां पर अमित शाह जा करके उसको बुला करके वहां मीटिंग करते हैं, उसको समझाते हैं, डराते हैं, जो करते हैं वो प्रयास करते हैं। उसके बाद वो जाकर के नामांकन। मोहित जी ओके, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मोहित जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पूरा समय आपको दूंगा। अनूप जी भी नहीं बोलेंगे और राजेश जी भी नहीं बोलेंगे, मैं खुद भी नहीं बोलूंगा जब तक आप जवाब देंगे। लेकिन प्लीज़ मेरे सवाल पर रहिएगा और बहुत जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, उसमें क्या पॉइंट इंक्लूड किए गए थे, ये केवल एक बार ईमानदारी से बता दीजिए और उसका आशय क्या था प्लीज। अगर सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? नहीं सर, वही तो मैं कह रहा हूं, आपने बनाई थी और इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। उसके पॉइंट्स क्या थे सर? किस आधार पर किसको रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, किसका रिजर्वेशन कम करने की बात की गई थी, और धर्मांतरण के बाद भी उन्हें कौन से कोटे में रखना है इसका जिक्र किया गया था। मैं बता देता हूं आपको, लेकिन वो किसके लिए किया गया था ये आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं। पहली चीज, रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी हो, ये कमेटियां इसीलिए गठित की जाती हैं कि समाज में अगर किसी की स्थितियां हैं, किस तरीके से वो स्थितियां सुधारी जा सकती हैं, किस तरीके से स्थितियों को परिवर्तन करके क्या किया जा सकता है। उसमें अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं तो उसके चर्चा के लिए सदन के दोनों सदन बने हुए, सदन में राज्यसभा और लोकसभा होती है। उसके बाद चर्चाएं होती है, कमेटी की सिफारिशें होती हैं, उनको लागू करना है नहीं लागू करना एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद जाकर के निष्कर्ष निकल के कुछ निचोड़ होता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ठीक है, वापस लौटेंगे। कुछ भी कर सकती, कुछ भी सोच सकती है, चाहे वो किसानों के हित में ना हो, युवाओं के हित में ना हो, महिलाओं के हित में ना हो, देश के हित में ना हो, देश की सुरक्षा के हित में ना हो, केवल 2-4 पूंजीपतियों के हित में हो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लागू कर देती है। वो उनकी सोच होगी, लेकिन देश के बारे में, देश के हितों के बारे में, देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश के जन के विकास के लिए कोई चीज होगी तो चर्चा बिना नहीं होगी, और उसके लिए ही कमेटियां बनती है। ओके, वापस लौटेंगे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे। 10 सीटों पर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है और एबीसी न्यूज पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से, मतदान केंद्रों से, बूथ के स्थल से आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक।